नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आया है पीएम केयर फंड को लेके। बहुत लंबे समय से इसकी बात हो रही थी। तमाम तरीके के आरोप, गंभीर से गंभीर आरोप पीएम केयर फंड पर तब से लगते हैं जिस दिन से ये बना। हमने देखा कि किस तरीके से कोविड के दौरान इस फंड को क्रिएट किया नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत इसको मॉनिटर किया जाता था, पूरे इस फंड को। लेकिन इस पैसे को कहाँ खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया, ये हमें बताने से हमेशा जो है सरकार कतराती रही। इसको लेकर के सरकार छुपाने के लिए जितने जतन कर सकती थी वो सारे जतन किए गए। जो खरीद कुछ पीएम केयर फंड के फंड से की गई उस पर भी बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अनियमितताओं के आरोप लगे। विपक्ष ने बहुत जोर शोर से इन मुद्दों को उठाया। लेकिन एक अजीब सी चीज ये होती रही कि हर बार जब भी इसको लेकर के सूचना मांगी गई, उन सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट भी इस पर सहमत नहीं। आप तो स्वयं राज्य सूचना आयुक्त रहे, बहुत सारे आपने फैसले लिए। ऐसे में ये जो आखिर पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, क्योंकि हमें हमें बहुत ठीक से याद है, बहुत ठीक से, कि जब ये फंड बना था उस समय देश किस स्थिति में था और उसके बावजूद भी किस तरीके से इसमें तमाम बिजनेसमैन, तमाम सेलिब्रिटीज, इन सबको किनारे करिए, आम आदमी ने पैसा दिया था। आम आदमी ने अपनी औकात से, अपनी हैसियत से बढ़ करके पैसा दिया, जबकि उस समय वो खुद त्रासदी में था। उसमें उसके बाद भी उस पैसे का जो उपयोग होना था, हजारों मजदूर हमने देखे कि सड़क पर किस तरीके से चल रहे थे, कैसे जो है तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उस फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, आखिर ये सब छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इस देश को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि पीएम केयर फंड में आम आदमी के खून पसीने की वो कमाई जो आम आदमी ने दी, उसको किसके ऊपर खर्च किया गया? क्या उसको आम आदमी पे खर्च किया गया या फिर उसको भी अपने उन एक दो दोस्तों पर लुटाया जा रहा है? इसको बताने में क्या दिक्कत है? क्यों आज ये कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड की जो है वो उसका हिसाब नहीं दिया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है? इतना गुप्त रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है हेमंत सर? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी सबसे पहले सारे दर्शकों को पोंगल की, महासंक्रांति की शुभकामनाएं। और रही बात जो आपने कहा कि पीएम केयर्स फंड, राम प्रकाश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस चीज को केंद्रीय सूचना आयोग ये कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को दे दीजिए, उसको पहले दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और उसके बाद डबल बेंच। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच तो यही कह देती है कि ऐसा कोई वो जो है अपने प्रधानमंत्री पीएम केयर्स का जो है उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन के जो कमिश्नर्स है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी को यह आदेश कर सके कि इस बारे में जानकारी दे दीजिए। सूचना के अधिकार के जो संरक्षक आयुक्त, उनको अधिकार नहीं है, ये सिंगल बेंच ने कहा। और अब डबल बेंच, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं, उन्होंने ओरल टिप्पणी की है। फाइनल फैसला इस पर 10 फरवरी को होना है। ओरल टिप्पणी में उन्होंने कहा कि बेशक सरकारी फंड हो, उसके बावजूद उसकी भी तो निजता होती है। वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को, मैंने सारी स्क्रिप्ट भेजी है, क्लिप्स भेजी है आपको। राम प्रकाश जी, बहुत तेजी से, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत तेजी से जो हमारा देश है वो एक संविधान ड्रिवन देश ना होकर के एक बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। ये एक साधारण एक उक्ति बन गई है जो तमाम चीजों में आपको दिखाई देती होगी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे अदरवाइज तमाम संवैधानिक संस्थाएं। मुझे एक साधारण बात बताइए कि जब पीएम केयर्स फंड में पीएम का नाम है, पीएम की इमेज हर जगह है, डोनेशन के लिए ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक तौर पर अपील की जाती है, पब्लिक मैसेजिंग की जाती है, तो फिर ये प्राइवेट कैसे, किसी को प्राइवेट लगा क्या है कभी? और आपने तो कहा कि आम आदमी के, विदेशी कंपनियों के पैसे भी आए हैं राम प्रकाश जी इसके अंदर। और जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, इवन जो सेना के लोग हैं, उनकी भी सैलरी का आपको ध्यान होगा ना, एक दिन का डोनेट किया गया था अलग अलग, उसके अंदर पीएसयू फला। तो आम आदमी का पैसा तो है ही है, वो कर्मचारियों का स्वैच्छिक भी विदेशी नहीं था कंपनी। जी सर, वो स्वैच्छिक भी नहीं था, वो काट लिया नहीं, गया। काट लिया गया। आपने एक फरमान जारी कर दिया और वहीं से कट गया अपने आप में, आपको पता भी नहीं लगा, आपसी कंकरेंस भी नहीं ली। तो ये अपने आप, अच्छा, इसे कोई थोड़ा मोटा पैसा नहीं है, ये हजारों हजार करोड़ रुपए, इसको बिलियंस ऑफ रुपीज कहते हैं, हजारों करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ की एक फिगर थी, उसके बाद का नहीं पता लगा। 13,000 करोड़ रुपए कितना होता है आप सोच लीजिए। अगर फंड इकट्ठा करने के लिए लोगों की भावना का इस्तेमाल किया गया था, तो बेसिक ट्रांसपेरेंसी के दायरे में, मतलब इसमें जो सूचना मांगना, इसमें कहां गलत है, किस क्यों गलत लग रहा है ये?
जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये फैसला दिया कि वो कागज दे दीजिए, उसके बाद इनको क्या परेशानी है? प्राइवेट हो कैसे सकता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जिस पर देश का सत्यमेव जयते का एम्बलम लगा हुआ है, राम प्रकाश जी। आप पीएम केयर्स फंड की साइट पर जाएंगे ना, और पीएम प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश के राष्ट्राध्यक्ष चुने हुए, ठीक? उनकी निजता कैसे हो सकती है इस तरह के मामले में? जो उन्होंने जन कल्याण के लिए जो फंड इकट्ठा किया, उसकी जानकारी देने में कहां परेशानी है, सवाल ये है। तो दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि पीएम केयर्स को आरटीआई एक्ट के तहत प्राइवेसी का अधिकार है, भले ही वह सरकारी संस्था हो। आपको ध्यान है इस फैसले से जो बेसिकली क्या है कि इमरजेंसी के दौरान जो बनाए गए और सरकारी संस्थानों और नागरिकों द्वारा सपोर्ट किए गए फंड को पारदर्शिता के सामान्य दायरे से बाहर कर दिया गया है। जितनी भी चीजें, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, अकेला पीएम केयर्स नहीं रहेगा, फिर वो सारे निकल जाएंगे धीरे से। इस फैसले का उदाहरण देते हैं, तो आप ये सोचिएगा। और प्रधानमंत्री को समस्या क्या है? फिर वही बात, एक संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी छूट, इस तरह की एग्जेम्पशन, और वो भी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के द्वारा दिया जाना, गंभीर चिंताएं पैदा करता है। आप सोचिए, आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए, आप इनकम टैक्स से बचा सकते हो क्या उसको? कैपिटल गेन से लेकर के कोई गलती से भी कोई एंट्री छूट जाए तो आपका क्या हाल करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ध्यान है ना, इस देश के 144 करोड़ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रति 100% जिम्मेदार है। अगर कोई गलती से भी चूक रह जाए ओवरसाइट से, तो भी नहीं बचेगा। और ये क्या कह रहे थे जिसने ये एप्लीकेशन मांगी आरटीआई की, उसने कहा कि साहब किन कानूनों के तहत कौन कौन से दस्तावेज लगा करके पीएम केयर्स फंड को इनकम टैक्स के कानून से, इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया था, वो दे दीजिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अलाउ कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, सिंगल बेंच ने मना कर दिया, अब डबल बेंच कह रही है कि इसकी भी निजता होनी चाहिए। पीएम ऑफिशियल कैपेसिटी में है या नरेंद्र मोदी पर्सनल कैपेसिटी में है? उसमें पता है आपको, अमित शाह जी भी है, उसमें राजनाथ जी भी है। कल ये नहीं रहेंगे तो कहां जाएगा पीएम केयर्स फंड? साथ लेके जाएंगे या अगला प्रधानमंत्री आएगा वो टेक ओवर कर लेगा? कोई जानकारी किस तरीके का कुछ है? नथिंग। ये मतलब किस तरीके का वो हो सकता है? तो आप एक चीज बताइए कि आप आम आदमी जो है अपनी आय और बचत के हर स्रोत का खुलासा आपको करना होता है मैंडेटरीली। तो क्या आपकी ये उम्मीद गलत है कि जनता के नाम पर जुटाए गए फंड का कि जितने भी वो है सारी डिटेल्स वो सार्वजनिक ना हो? पारदर्शिता कोई सुविधा की चीज नहीं है, लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक बेसिक सिद्धांत है, जरूरी सिद्धांत है। एक पब्लिक फंड के खुलासे से बचाने से संस्थाओं पर भरोसा कम तो होगा ही होगा, जिम्मेदार शासन की भावना भी कमजोर हो जाएगी। प्रधानमंत्री अपने घर को क्या कहते हैं? सेवा तीर्थ। खुद को क्या कहते हैं? प्रधान सेवक। पीएम केयर्स का हिसाब दे देंगे। पता किया गया कि इसका ऑडिट किसने किया, सीएजी ने किया या किसने किया? तो पता लगा प्राइवेट ऑडिटर्स ने किया है। प्राइवेट ऑडिटर कैसे कर सकता है इसका? और उसका आप डिटेल्स सारी की सारी ऑनलाइन क्यों नहीं डालते आप हर साल? कहां समस्या है उसके अंदर? कोई गड़बड़ कर रहे हैं आप? आपको ध्यान होगा जब कोविड था राम प्रकाश जी, उस समय तमाम वेंटिलेटर खरीदे गए थे, या इस पैसे से याद होगा ना आपको? और वो किस फर्म के मिले थे? गुजरात की फर्म के। उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, और ऐसे वेंटिलेटर थे जो ठीक भी नहीं हो सकते थे। ये स्थितियां उसके अंदर आपने देखा जो है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही नागरिक के जानने के अधिकार के लिए बनाए गए थे। लोकतांत्रिक वैधता तब तक ही मजबूत होती है जब सार्वजनिक शक्ति जांच के लिए खुली रहती है और संस्थान लोगों के प्रति जवाब दे रहते हैं। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया, ये कह के कि सरकारी वेशक हो लेकिन उसकी भी निजता है, इसका मतलब आप हर चीज के पर्दा डालना चाहते हैं। और पर्दा कब डाला जाता है? जब आपके मन में कोई खोट हो, या उसके अलावा आपके पास कोई चीज है, आपको दिखाने में क्या परेशानी? अगर आप मना कर रहे हैं तो उसका तो कोई कारण और है ना। फिर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां दिखाई गई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अरुण जेटली ने और अमित शाह जी ने। उसके बाद आरटीआई में कोई मांगने गया तो उसमें एप्लीकेंट पे 25,000 जुर्माना कर दिया गुजरात में। कभी सुना आपने? आरटीआई एक्ट में जुर्माने का प्रावधान जो डिफॉल्टिंग एसबीआई है उसके ऊपर है, एप्लीकेंट के ऊपर 25,000 जुर्माना कैसे कर दोगे? कर दिया। जो डिग्री आप सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हो उसको वेबसाइट पर डाल दीजिए ना। खाते भी नहीं दिखाएंगे, डिग्री भी नहीं दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? अगर ये पब्लिक नहीं है, अगर ये पब्लिक नहीं है तो इस पर गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का सत्यमेव जयते का एम्बलम क्यों है? और अगर ये प्राइवेट है तो इसमें पब्लिक का पैसा कैसे ले लिया आपने? सवाल होगा कि नहीं होगा? पीएम केयर्स का ऑडिट कौन करता है? फिर मैं वही बात कह रहा हूं, क्या सीएजी करता है? नहीं करता है। तो प्राइमा फेसी जब आप किसी इस तरीके के फंड का
डिटेल्स देने से मना करते हैं, इसका मतलब उसमें कोई गड़बड़ है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्या इस पैसे को बीजेपी की चुनावी जीत के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है क्या? दे दीजिए जवाब आप। अगर आप हिसाब दे देंगे तो ये सारी जो भी मिसनोमर्स हैं ये अपने आप दूर हो जाएंगी, और नहीं देंगे तो शंका के बादल और गहराएंगे। इसका मतलब तो ये है कि सरकार उस अफवाहों को, उन सारी चीजों को खुद बनाना चाहती है। किन कारणों से? मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कल को मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी, पीएम केयर्स फंड का क्या होगा? साथ ले जाएंगे क्या? क्या ये संभव है? अब सरकार, अगला प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, अगला प्रधानमंत्री इस देश में आने ही क्यों दिया जाएगा? हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री ही नॉन बायोलॉजिकल है। जब वो घोषित कर चुके हैं तो अगले प्रधानमंत्री की कल्पना आप क्यों कर रहे हैं भाई? अब तो इसको भी सूचना के अधिकार में लग रहा है लाना पड़ेगा कि लोग कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी समझना पड़ेगा, शायद जरूरी होगा। खैर, अभी हम इस मामले में और विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले एक और डिसीजन, चूंकि निर्णयों की बात हो रही है तो एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात हो रही, कर ले जरा हम। लोकपाल को लेकर के बहुत हो हल्ला इस देश में मचा था। हमने सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है लोकपाल की डिमांड पर। लोकपाल की तरफ से एक फैसला आया है। एक बहुत आप जिसको दुर्दांत प्रतिभा कहते हैं, निशिकांत दुबे साहब है, उनको लेकर के एक कंप्लेन फाइल थी, उस पर भी उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो जरा दर्शकों के लिहाज से हम ये समझना चाहते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरीके का खेल किया गया है, कैसे एक ऐसी प्रतिभा को जो है वो साफ सुथरा बिल्कुल बता दिया गया। और आश्चर्य इस बात पर है कि जिसने कंप्लेन की उस पर मानहानि का आदेश भी लोकपाल ने लगे हाथ दे दिया है कि नहीं नहीं, मानहानि ठोको इसके ऊपर। एक और मामले में हम देख चुके हैं कि जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस पर वार्ता करने वाले किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है मानहानि करने के लिए वो स्वतंत्र है संस्था। राम प्रकाश जी, मैंने अभी आपको एक लाइन कही जो हम आमतौर पर यूज करते हैं मौजूदा दौर के अंदर, जो बनाना रिपब्लिक्स में होता है, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। 2024 के लोकसभा चुनाव से एन पहले जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके खाते सील कर दिए थे। वो कहां कहां धक्के खा करके आए, कभी उनको कहीं पर रिलीफ मिला? कोई। खाते सील ही रहे, चुनाव भी लड़ लिया, सारी बात हो। ताजा खबर ये है कि जो लोकपाल आपके हैं, जो पीछे बीएमडब्ल्यू गाड़ियां मांगी जा रही थी, ध्यान होगा ना आपको कि लोकपाल को बीएमडब्ल्यू गाड़ियां चाहिए 5। तो खानविलकर साहब हैं, एएम खानविलकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उनकी अध्यक्षता वाले लोकपाल ने बीजेपी सांसद, वही सांसद है, ध्यान रखिएगा, कौन से भला, जो संजीव खन्ना को क्या कहते थे, चीफ जस्टिस को, कि इस देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार इस देश का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, कोर्ट। उनको लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनके परिवार के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत को खारिज कर दिया है। अभी पूरा ऑर्डर नहीं आया है, मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया है, दर्शकों को दिखा दीजिएगा, आप वो थोड़ी देर में पब्लिक होगा वो। और उन्हें प्रिवेसी या मानहानि के उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी छूट दी है। केवल क्लीन चिट नहीं है, यू आर फ्री टू परसू डेफेमेशन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ। लोकपाल ने कहा है अपने दोष में, निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और परेशान करने वाले, जिसमें शिकायतकर्ता का वट आउट में शामिल है। अभी ये फैसला आना बाकी है, लेकिन ये दिशा वही है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आप चेहरा दिखाइए, हम कानून बता देंगे आपको। आप कल्पना कीजिए केवल एक सीन की, आपने मेरी शिकायत की, लोकपाल साहब ने सुनाई की, सारी बात की, उसके बाद आप या तो उसको अलाउ कर दीजिए या उसको खारिज कर दीजिए, आपकी मर्जी। ये सब टिप्पणियां करना कि ये मानहानि, ये फला, ये तो मेरा आपका अधिकार, आप कभी भी कर लीजिएगा मुझको, मेरे ऊपर। संवैधानिक संस्था का काम क्या है कि मेरिट के ऊपर उसको जज करके अपना फैसला देना। व्हाट अबाउट में इंडल्ज है, किस में इंडल्ज है, वो खुद देख लेगा ना, कंप्लेनेंट देख लेगा, अपीलेंट देख लेगा। तो ये खानविलकर साहब, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में किस तरह क्रांतिकारी फैसले करने के बाद ये लोकपाल में गए थे, वो भी आपको ध्यान होगा, जिसको देश अभी तक भुगत रहा है ईडी वाले मामले में लेकर के। ये सारी चीजें हैं। सर, अब हम जरा पीएम केयर फंड पर आते हैं वापस, लोकपाल पर भी आगे बात कर लेंगे। पीएम केयर फंड सीधे तौर पे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। आखिर इस देश में जब प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, ना खाऊंगा ना खाएंगे ना खाने दूंगा का नारा देते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे में क्या ये प्राथमिकता पर नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को लड़ना क्यों पड़े? आपको तो बिना लड़े इन सबको जारी कर सारी चीजों को पारदर्शी बना देना चाहिए था, खास करके तब जब आज हमारे देश की सरकार पर गंभीर आरोप लगते हैं कि टैक्स के पैसे
को कैसे दुरुपयोग किया जाता है, कैसे जो लोग पैसा टैक्स के रूप में चुका रहे हैं उसको अपने एकाध दोस्तों पर वो किस तरीके से लुटा रहे हैं। कभी उनको कर्ज दे करके फिर उनके कर्जे माफ करते हैं, कभी उनका जब शेयर गिरता है तो एलआईसी और बैंकों का पैसा लगवा करके उनके शेयरों को वापस रिकवर करवाते हैं। तो इस तरीके के जब गंभीर आरोप लगते हैं, ऐसे में क्या ये प्राथमिक कदम, पहला कदम नहीं होना चाहिए था कि पीएम केयर फंड पूर्ण रूपेण पारदर्शी होना चाहिए? राम प्रकाश जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर सेल्फ डिस्क्लोजर का क्लॉज है बाकायदा, कि जो भी संस्थाएं अपने आप को ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का चैंपियन वो करना चाहे, उसके लिए बाकायदा एक क्लॉज डाला गया कि वो अपना सेल्फ डिस्क्लोजर करे। और चूंकि ये पब्लिक फंड है, इसमें कोई शक नहीं। पीएम प्राइवेट फंड नहीं चला सकते बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नॉमेनक्लेचर ओनली। पीएम केयर्स फंड, आपको पता है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी है कि नहीं? उसके समानांतर इसको क्यों खड़ा किया गया? पहली बात तो द वेरी जेनेसिस ऑफ पीएम केयर्स इज अंडर सीवियर क्लाउड्स। जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है तो रिलीफ फंड करने, पीएम रिलीफ फंड है तो केयर फंड लाने की क्या जरूरत है? पीएम केयर्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ले आए तो उसका कितना पैसा कहां से आया और कितना पैसा आपने किस किस चीज पे खर्च किया, ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका एनुअल ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस किस कंपनी ने, विदेशी कंपनी ने, किस भारतीय कंपनी ने, इसमें चाइनीज कंपनी का भी पैसा आया हुआ है, पता होगा आपको। इसमें भारत की कॉर्पोरेट का भी पैसा है, भारतीय कर्मचारियों का भी पैसा है, सरकारी कर्मचारियों को, सैनिकों का भी पैसा है, अर्धसैनिक बलों का भी पैसा है, मेरे और आपके जैसे लोगों का भी पैसा है, जिसकी जितनी हैसियत थी उन्होंने दिया था। इसका जो एनुअल ऑडिट है उसको आप हर बार क्यों नहीं अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करते हैं? जब आप पैसा इकट्ठा करने के लिए सारी एजेंसियों का, सारे एम्बलम्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको सेल्फ डिस्क्लोजर करने में क्या समस्या है? और अगर आप नहीं करेंगे तो वही सवाल उठेंगे कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, पीएमओ की मोहर है, ऑफिस का इस्तेमाल है, जनता से फंडिंग मांगी गई है, अब प्रिवेसी का दावा कर रहे हैं। कौन सी प्रिवेसी है ये? आप तो कहते हो कि मैं जनता का प्रधान सेवक हूं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर आप इसको, ये आज नहीं खुलेगा कल फिर खुल जाएगा। ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि सदा आप अपने साथ लेके चले जाओगे। जिन लोगों ने, कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है, उन्हें पहले से नहीं पता था कि इसका क्या प्रयोग होगा? अगर इसका प्रयोग बोनाफाइड था तो प्रधानमंत्री राहत कोष में ही ले लेते, ये क्यों बनाया गया? मूल सवाल वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे का सारा ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है। तो उसको बाईपास करने के लिए, उसको साइड स्टेप करने के लिए क्या पीएम केयर्स नहीं बनाया गया? क्या इसको प्रधानमंत्री के लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का विकल्प तो नहीं बना लिया है? फंड में हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, देश का कोई अंदाजा ही नहीं है कि इस फंड का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है, बताते ही नहीं। एक नागरिक के तौर पर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग में हर रुपए का हिसाब देना होता है, हर रुपए का, जिसमें स्टॉक से होने वाला छोटा मोटा कैपिटल गेन या आपकी छोटी सी छोटी बचत पर मिलने वाला हर नया पैसा अकाउंटेबल होता है इसमें। अब सवाल यह कि लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री की जो पर्सनल किटी को सभी नियम और खुलासों में छूट दे दी गई है क्या? इसमें किसका पैसा, कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ, कहां से आया, ये बताने में समस्या क्या है? कोई इसको मेरिट पे आर्ग्यू करके देख ले, लेट देम कम। वो जो सेक्शन है 81J, वो किसके लिए? मेरी आपकी प्रिवेसी के लिए, व्यक्तिगत प्रिवेसी के लिए। और उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर्ड नहीं है उसके अंदर कवर्ड, तो इसमें कवर्ड कैसे होगी वो? और आज एक साथी, जर्नलिस्ट साथी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते, उन्होंने लिखा कि न्यायपालिका एक नया लो क्रिएट करती जा रही है धीरे धीरे, अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए या तमाम उन चीजों के लिए विच मीट्स द आई। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बताएंगे नहीं, सूचना आयोग कह रहा है बता दीजिए, उसके बाद न्यायपालिका उनके फैसले का बचाव करने चल पड़ती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जुर्माने का प्रावधान किसके ऊपर है? जिसने सूचना नहीं दी। गुजरात में क्या हुआ? केजरीवाल पर 25,000 जुर्माना कर दिया जो सूचना मांग रहे थे। क्या? प्रधानमंत्री की डिग्री। सूचना मांगने वाले पर कभी जुर्माना होता है क्या इस देश में? कभी बता दीजिए जरा। एक और चीज बताएं सर, जो आपने एनुअल ऑडिट की बात की, क्या पीएम केयर फंड की एनुअल ऑडिट होती है? इसकी भी जानकारी है कि नहीं है, नंबर 1। और दूसरा सवाल जरा मैं ये भी समझ लूं, जो आपने प्रधानमंत्री राहत कोष की बात की, प्रधानमंत्री राहत कोष का क्या कि उसकी जानकारी आरटीआई में दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है? और अगर उसकी जानकारी देना, मतलब लेना हो, तो क्या हर आदमी ले सकता है या उसमें भी कुछ बाउंडेशन है? कोई बाउंडेशन नहीं। प्रधान नहीं, बाउंडेशन तो इसमें भी नहीं है राम प्रकाश जी।
देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सूचना मांगने पे किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। कानून के तहत आता है कि नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत, वो एक सवाल है। जैसे डिफेंस फोर्सेस है, उनमें बहुत सारी चीजें कवर्ड है, उसके अंदर आईबी है, जांच एजेंसियां हमारी है, उसमें कुछ चीजों का पार्टली एक्सक्लूडेड है, पार्टली इंक्लूडेड है। हमारे विदेशों के साथ संबंध है, हमारी कंपिटिटिव, किसी कंपनी की कंपिटिटिव पोजीशन है, वो चीजें केवल एग्जेप्ट की गई, ना कि इस तरह की चीज जो डे टू डे बेसिस की चीज है। भाई, पीएम केयर्स फंड कैसे आरटीआई से बाहर हो सकता है, कैसे वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, केवल इसका जवाब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज दे दे। चलिए, छोड़िए हाई कोर्ट और एसपीआई और सीपीआई और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन छोड़ दीजिए। जिस चीज के अंदर प्रधानमंत्री डायरेक्टली बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट इज इन्वॉल्व, हाउ कैन दैट बी आउट ऑफ द प्रिव्यू ऑफ आरटीआई? इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर ये कह रहे हैं कि नेचर बेशक सरकारी हो, लेकिन उसकी भी प्रिवेसी हो सकती है। सरकार की प्रिवेसी होती है क्या? ये तो आपने पहली बार सुना होगा। सरकार की प्रिवेसी किस चीज में होती है, फिर मैं बता देता हूं आपको। फॉरेन रिलेशंस के अंदर, कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर, कंपिटिटिव पोजीशन आपकी प्रभावित होती हो, राजनीतिक संबंध प्रभावित होते हो, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा प्रभावित होती हो, वो सारी चीजें बतौर देश आरटीआई एक्ट से एग्जेम्प्ट की गई। उसके अलावा कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं। तो अगर आप पीएम केयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो किसकी देंगे? आपने कहा कि पीएम जो दूसरा फंड है वो तो है ही 100% उसमें, उसके अंदर है। और इसमें भी ये कहां लिखा हुआ है कि ये उसके अंदर कवर्ड नहीं है? इसको तो कवर ना करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। इसकी नेचर बेशक सरकारी है, लेकिन इसकी भी प्राइवेसी है। आप बताइए, कल कोई तो नहीं हो गया, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए थे, आपको ध्यान है? पीएम के साथ एप्लीकेशन लगाई कई बार कि जी आप फ्लाई यात्रा पे गए थे, आपके डेलीगेशन में कौन कौन था। डेलीगेशन के नाम देने से मना कर देते हैं, पता है क्यों? ये कह करके कि सुरक्षा प्रभावित हो जाएगी। भाई, आप एसपीजी के नाम मत दीजिए। बाकी डेलीगेशन में कौन कौन उद्योगपति था, कौन कौन लोग थे, उनके नाम देने में क्या आपत्ति है? वो भी नहीं देते। तो आरटीआई एक्ट का फलूदा करके रख दिया गया है। अभी आपने देखा, कमिश्नर्स लगाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने दिनों से खाली पड़ा हुआ था। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वहां पर जब मीटिंग हुई सिलेक्शन कमेटी की, वहां राहुल गांधी की झड़प होगी कि इसके अंदर किस किस तरह के लोगों को लगा रहे हो आप। कोई बैकवर्ड, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई ट्राइब, किसी का कोई जिक्र नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हैंडपिक लोग लगाए, छुट्टी की। सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि देखिए, मैंने तो खुद प्रैक्टिस किया 5 साल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव सूचना का अधिकार का कानून अगर कोई था तो भारत के अंदर है। लगा, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज टाइम बाउंड है। 1 महीने के अंदर आप सूचना दोगे, नहीं तो फर्स्ट अपील में चले जाओगे, फिर सेकंड अपील में चले जाओगे। सब कुछ टाइम बाउंड और हर बड़ा मेटिकुलस, बहुत ही शानदार एक्ट है। और जनता के सशक्तिकरण का इससे बढ़िया मॉडल नहीं हो सकता गवर्नेंस के हिसाब से। गवर्नेंस जो राइट बेस्ड गवर्नेंस, अधिकार आधारित जो गवर्नेंस, उसको जिस दिन से मोदी आए हैं उसको तहस नहस कर दिया है। सूचना आयुक्तों की स्थिति, उनको 5 साल का कार्यकाल 3 साल का कर दिया, उनके सारे अधिकार उस राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर प्रिवेसी घुसा दी, तमाम तरह के उसके अंदर गालमेल करके उसको 2 धेले का नहीं छोड़ा, और अब भी उस पर जुटे हुए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये तर्क लगता है आपको, कुतर्क लगता है कि सरकारी नेचर बेशक है लेकिन उसकी भी प्रिवेसी होती है? ये चीफ जस्टिस के शब्द है। क्या कहेंगे आप इसको? ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो क्या? कल को सर सरकार के सभी डिपार्टमेंट की स्थिति एक नहीं कही जा सकती है कि ये सरकारी भले हो सकता है लेकिन ये इसकी भी प्राइवेसी होगी। प्रिसाइजली, ये उसका प्रिल्यूड है। उसकी प्रस्तावना तो नहीं लिख रहे हैं, चिंता की बात वही है। इसलिए हमने तमाम मुद्दों को छोड़ करके, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आम आदमी का एक्ट है, उसके साथ उस पर इस तरह का कुठाराघात हो रहा है और जनता को पता ही नहीं। जिस तरीके से उसको माइल्ड किया गया, जिस तरीके से उसमें तमाम अधिकार घटा दिए गए, जिस तरीके से तमाम एग्जेम्पशंस बढ़ा दी गई। आप मुझे ये बताइए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री एग्जेम्प्टेड है, उसका कोष एग्जेम्प्टेड है, तो फिर आरटीआई में आएगा क्या? केवल इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, गुजर साहब ने कहा वो बता दें। तो बिल्कुल राम भरोसे जो कुछ है वो चल रहा है। किसी को फंसाना है और किसी को बचाना है। देश में विपक्ष के नेता को देश में सर ये विपक्ष के ऐसा नेता को मानहानि के केस में विपक्ष के नेता को मानहानि के केस में 2 साल की सजा करके लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक, और आप पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देंगे, फिर कहते हैं सर मेरा ये सेवा तीन। ऐसा साउंड नहीं कर रहा है, ऐसा साउंड नहीं कर रहा है कि जैसे हम आरटीआई को ऑफिशियली खत्म नहीं करेंगे जी, लेकिन आरटीआई में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं कि आदमी आरटीआई के लिए जाए।
नहीं, प्रधानमंत्री जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं। आपको ध्यान है संसद के उसमें खड़े होकर के पटल पर क्या कहा था उन्होंने कि जो मनरेगा है, मनरेगा यूपीए सरकार की नाकामियों का स्मारक है, इसको मैं खत्म नहीं करूंगा, इसको हम जिंदा रखेंगे, ताकि वो आपको याद दिलाता रहे। प्रधानमंत्री जी का ये सैडिस्टिक प्लेजर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस था। अब उन्होंने तमाम प्रयास करने के बाद भी मनरेगा को खत्म नहीं कर पाए, उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया। पहले पूज्य बापू किया, सारे मीडिया में प्लांट करवा दिया, वो सारे जुट के, किसी को कुछ नहीं पता, ना कोई कागज है ना कुछ है, उसमें कलह करवाई पूरी देश में, और फिर जब मौका आया तो उसका जी राम जी ऐसे ही नाम कहीं से जोड़ जाड़ के जी राम जी कर दिया। तो प्रधानमंत्री इन चीजों के लिए कुख्यात है। मैं तो ये कहता हूं, अगर इस एक्ट का अगर यही जुलूस निकालना है तो बेहतर हो कि इसको समाप्त कर दिया जाए। उनको तो 2 मिनट लगते, संसद उनके पास जो जिस तरीके का बहुमत है वो है, उसको कर देंगे, कोई खास बात नहीं। लॉलीपॉप तो ऑफिशियली मत खत्म रखिए। करेंगे, ऑफिशियली खत्म करेंगे तो देश की निगाह रहेगी, देश की निगाह में आएगा, लोग उस पर बात करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पर उस पर सवाल होगा। लेकिन ये बिल्कुल बेहतर तरीका है कि आप आरटीआई को जिंदा रखिए, लेकिन आरटीआई में कुछ छोड़िए मत। कोई ऐसी संस्था मत छोड़िए जो आरटीआई के अधीन आती हो। सभी को आप जो है उनके व्यक्तिगत अधिकारों के नाते सुरक्षित कर दीजिए, संरक्षित कर दीजिए, और फिर आरटीआई एक्ट जो है वो चलाते रहिए। यानी लोगों को फिर एक बार आरटीआई के नाम का झुंझुना दे दीजिए, लोग बजाते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो कुछ उस तरीके की उसी पर आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। लोकपाल का आश्रम पहले देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।